सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th का सबसे लास्ट एग्जाम है सोशोलॉजी का, जो कि होने वाला है 4 अप्रैल को। और अगर ये लास्ट एग्जाम बढ़िया हो जाए तो मज़ा आ जाए। और मज़ा आने के लिए एग्जाम बढ़िया होना चाहिए। एग्जाम बढ़िया होने के लिए आपको ऐसे टॉपिक्स पता होने चाहिए जहां से हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, आई एम योर सोशोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जहां से फ्रीक्वेंटली हर साल आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। आप अगर इस यूजर नेम को टेलीग्राम पर लिखते हैं कृतिका_मैम_CVT, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और ये QR कोड को आप स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। सारी की सारी अपडेशन कौन सी क्लास कब होगी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस की। फटाफट पता तो आपको होगा ही। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी दो बुक्स हैं, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडियन सोसाइटी में आपके 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 2, 3, 5 एंड 6। उसके बाद आपका जो सेकेंड बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं 5 चैप्टर, स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, उसके बाद आप देखिए चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, देन चेंज एंड डेवलपमेंट इन नेशनल सोसाइटी एंड सोशल डेवलपमेंट। सारे चैप्टर से आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 चैप्टर हैं स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज, यहाँ से आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वेटेज तो सेम है, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंस है टॉपिक्स की वो यहाँ पर वेरी करती है। आप देखिए जो आपका चैप्टर 1 है, यहाँ पर जो आपका चैप्टर 1 है ये तो आपका अलग है, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आते। चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला है मैल्थ्यूसन थ्योरी। मतलब इसकी तो मैं क्या ही बात करूं, मैल्थ्यूसन थ्योरी से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैल्थ्यूसन थ्योरी क्या होती है, थॉमस मैल्थ्यूस कौन थे, उन्होंने किस तरह से बताया था कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। 2 तरह के चेक उन्होंने बताए थे, प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक। फिर इसका क्रिटिसिज्म भी आपको पता होना चाहिए। इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि कैसी बात कर रहे हो आप, मतलब टेक्नोलॉजी आपने पीछे छोड़ दी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पहले हाई जो आपकी बर्थ रेट है, ठीक है, पहले लेवल पर बर्थ रेट हाई होती है, डेथ रेट हाई होती है। दूसरे लेवल पर आपकी बर्थ रेट रिलेटिवली हाई होती है, डेथ रेट कम हो जाती है। और थर्ड स्टेज जहाँ पे होता है जहाँ पे बर्थ रेट भी कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। देन आपको सारे के सारे रेशियो पता होना चाहिए, सेक्स रेशियो क्या होते हैं, बर्थ रेट क्या होती है, ठीक है, दिस इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होती है। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। तो यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इवन MCQs भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है उसके रीजंस क्या हैं, क्यों सेक्स रेशियो कम हो रहा है, ठीक है, क्यों फीमेल फोर्टिसाइड ज्यादा हो रहा है, फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, इन्फेंटिसाइड क्या होता है। और उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी आपको पता होना चाहिए, कब कब अमेंडमेंट हुआ और पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों बनाई गई थी। तो ये पूरी बुक में मैं कहूँ ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको देखना ही देखना है। बाकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशन, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। इस चैप्टर में आपको 3 सोशल इंस्टीट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, ट्राइब, कास्ट एंड फैमिली एंड किनशिप। फैमिली एंड किनशिप में आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली आपसे पूछी जाती हैं, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, उसके बाद आप देखेंगे किनशिप में अफाइनल किनशिप क्या होते हैं, कॉन्जेंगुअस किनशिप क्या होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइब्स क्या होते हैं, ट्राइब्स के फीचर्स क्या होते हैं, ट्राइब्स के ट्रेड्स, जैसे कुछ उनके परमानेंट ट्रेड्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किए हुए होते हैं। उसके बाद कास्ट सिस्टम क्या होता है, कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद संस्कृताइजेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये भी देख लेना जरा कि कॉलोनियल टाइम में कास्ट सिस्टम को किस तरह से और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया था। ट्राइब्स में आप है ना प्रॉब्लम भी देख लेना कि जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट के नाम पर ट्राइब्स को निकाल ही दिया जाता है उनके स्थान से, डिस्प्लेसमेंट उनका हो जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, नाउ किस तरह से इनइक्वालिटी यहाँ पर होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। जैसे आपको पता है भाई स्ट्रेटिफिकेशन में आपको
रैंकिंग देखने के लिए मिल जाती है। इस रैंकिंग में कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है, कुछ लोगों के पास कम पावर होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आर प्रीजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप। ये दोनों क्या होते हैं, किस तरह से कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, ट्राइब्स को लेकर प्रीजुडाइस एंड स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। उसके बाद वुमेन्स मूवमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से जो हमारी वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद कास्ट इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रिजर्वेशन दिया गया है, उसके बाद अवेयरनेस फैलानी चाहिए, एजुकेशन दी जानी चाहिए, इस तरह से कास्ट इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशन एंड नेशन स्टेट। यू हैव टू नो नेशन क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, इवन स्टेट नेशन क्या होता है। जैसे इंडिया आपको स्टेट नेशन देखने के लिए मिल जाएगा। रीजनलिज्म क्या होता है, आपको पता है हमारे देश के आज़ाद होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सारे जो स्टेट हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाए गए थे, यानी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का अलग अलग स्टेट बना दिया गया था। अब यहाँ पर जब लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए थे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी ये देखना। कम्युनलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कम्युनलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। देन सिविल सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, सिविल सोसाइटी के फीचर्स क्या है, किस तरह से सिविल सोसाइटी लोगों की हेल्प करती है। आरटीआई मूवमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये पता होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, स्टेट नेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आप देखेंगे हमारी जो बुक नंबर 1 है कंप्लीट हो जाती है। 4 चैप्टर वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू बुक नंबर 2। इसमें चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटलिज्म क्या होता है, और कैपिटलिज्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। कैपिटलिज्म की डेफिनेशन क्या है भाई, प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है। कुछ जो लोग होते हैं यहाँ पर वो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, कैपिटल को ओन करते हैं। कैपिटलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं, और जब कैपिटलिज्म आया तो उस टाइम हमारे देश को कॉलोनी बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, तो किस तरह से कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हमारे देश पर हुआ और कैपिटलिज्म आया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अर्बनाइजेशन। जिस टाइम कैपिटलिज्म आया उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा था, लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे थे। तो देश के आज़ाद होने के बाद यहाँ पे किस तरह से अर्बनाइजेशन आया, किस तरह से लोग अब शहर से गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्यों होता है, पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं। और अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है कि भाई अगर बहुत ही ज्यादा अर्बनाइजेशन हो जाए तो सिटीज पर बर्डन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कल्चरल चेंज। इस कल्चरल चेंज में सबसे पहला है दैट इज रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। कि आपको पता है 19th सेंचुरी में कुछ मूवमेंट हुए थे, सोशो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, ठीक है, दैट इज कल्चरल चेंज। उसके बाद हम देखते हैं कास्ट सिस्टम में कि जो लोग अपनी कास्ट को चेंज करना चाहते हैं दे कैन चेंज देयर कास्ट थ्रू संस्कृताइजेशन, ठीक है। अब संस्कृताइजेशन से हर साल आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। क्या होता है संस्कृताइजेशन, किसने दिया, तो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया, ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं, क्रिटिसिज्म क्या है संस्कृताइजेशन का। क्रिटिसिज्म से अच्छा आप मैं बोलूँ तो लिमिटेशंस यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि संस्कृताइजेशन से हम कास्ट को एक तरह से हम कास्ट को उसका विरोध कर रहे हैं। हम कास्ट सिस्टम को और एक्सेप्ट करके जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी सुपीरियोरिटी को और ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। नाउ वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, किस तरह से वेस्ट ने हमारे ऊपर इतने सालों तक कब्जा करके हम लोगों को वेस्ट की वैल्यू से इन्फ्लुएंस कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इस पूरे चैप्टर में गांव के बारे में ही दिया हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूरल सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इसके फीचर्स क्या है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किसको हम एक रूरल सोसाइटी कहेंगे कि भाई फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं, पॉपुलेशन कम होती है, प्राइमरी किनशिप, प्राइमरी रिलेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देन गांव में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s के अराउंड आपको देखने के लिए मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट हुए, सबसे पहले तो क्या होता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना पड़ा, वाई, देन कैसे इसने काम किया, हाउ,
ठीक है। उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लाइक जैसे आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस ये हैं कि यहाँ पर कुछ जगहों पर तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ, कुछ जगहों पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। ज़मीन है जो इनफर्टाइल हो गई, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म्स आए कि जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड है उनसे लैंड लेकर सरकार ने अब उन लोगों को लैंड दे दी जिनके पास कम जमीन है, लैंड पर सीलिंग लगा दी गई। ग्लोबलाइजेशन का गांव पर क्या इम्पैक्ट हुआ, आप देखेंगे कि गांव में किस तरह से एग्रीकल्चर चलता था, फिर उसी एग्रीकल्चर को यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ गई। ग्लोबलाइजेशन ने जो गांव है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। देन आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह से चेंज हुआ। यहाँ पे सबसे पहले 1991 में जो हमारी एलपीजी की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को आप पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके बाद डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़नी है। देन यहाँ पे वेज ऑफ प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, टेलरिज्म, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस यहाँ से आपके 2 मार्कर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉम्बे मिल स्ट्राइक से आपका हर एक साल मतलब ऑल्टरनेट ईयर में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, तो बॉम्बे मिल स्ट्राइक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप ये भी देख लेना इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, दिस इज द लास्ट चैप्टर इन आवर सिलेबस, जिसका नाम है सोशल मूवमेंट। यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज और व्हाट आर सोशल मूवमेंट, क्या ये होते हैं, इनके टाइप्स आपको पढ़ने हैं। रिफॉर्मेटिव होते हैं, रिडम्पटिव होते हैं, रिवॉल्यूशनरी होते हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो रेवोल्यूशनरी होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन आज के जो मूवमेंट है वो अलग तरह के मूवमेंट हैं, जैसे LGBTQ के जो मूवमेंट है, एनवायरमेंट रिलेटेड जो मूवमेंट है, दैट आर न्यू सोशल मूवमेंट। पुराने ओल्ड सोशल मूवमेंट में हम देखेंगे यहाँ पे आपको लेबर से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड मूवमेंट ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद चिपको मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, चिपको मूवमेंट हो गया, और कुछ ट्राइबल मूवमेंट जैसे बिरसा मुंडा मूवमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोशल मूवमेंट के फीचर्स भी पता होना चाहिए, इवन इन सब के फीचर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो होता है वहाँ पे पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की जाती है, वेयरएज जो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट होता है वहाँ पे एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात की जाती है, रेदर देन चेंजिंग द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। बाकी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि मैं आपके लिए जो क्लासेस लेकर आ रही हूँ, 30th आपको पता है 30 को आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, जिनके पास हिस्ट्री है तो उसी के शाम से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी सोशियोलॉजी की तैयारी। 30 मार्च की शाम से हम यहाँ पर अपनी सोशियोलॉजी की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, और एज अ टीचर ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर आप कहें मुझे जैसे सोशियोलॉजी में मेरी एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलिटीज़ हैं, मैं मेक श्योर करूंगी कि सोशियोलॉजी को आपको इस तरह से समझा दूं, ऐसे कीवर्ड्स आपके माइंड में आपको रटवा दूं कि एग्जाम टाइम आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो 30 मार्च को सबसे पहले हम बुक 1 यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद पूरा की पूरा प्लानर यूट्यूब पे आपको वीडियो सारी अलाइन हो जाएंगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर सारी अपडेट मिलेंगी। तो हम मिलेंगे लाइव क्लासेस में 30 तारीख को, ठीक है। 30th ऑफ, ध्यान रखना है 30th ऑफ मार्च, देन हमारे पास होगा 30, 1, 2, 3, 4 को हमारा पेपर है, और बाकी जो सेशन चलते हैं आपके, लाइक सुबह एक सेशन होता है, सारे सेशन होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप अपनी तैयारी करो अच्छे से, इन टॉपिक्स पर ध्यान दो, NCERT से पढ़ो, वीडियोस देखो, बाकी मैं तो आपको सब कुछ कवर कराऊंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।